मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, अपना 100% देकर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे जी। आज की क्लास में हम आप सभी लोग को समझाने वाले हैं जी संस्कृत का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है जी पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है जी। आपका जो संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर था मंगलम, ठीक है जी, उस चैप्टर को मैं पूरी अच्छे तरीक़ा से पढ़ा चुका हूँ, जिससे आपका हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हम सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका एक चैप्टर से लगभग 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। आपका हर एक चैप्टर आपके लिए 5 अंक देकर जाएगा जी। ठीक है। आपका 3 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जी, और 1 ठो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जी। मतलब आपका एक सब्जेक्टिव प्रश्न 2 अंक का होता है जी। मतलब आपको हर एक चैप्टर आपको 5 अंक देगा जी। ठीक है। आपका 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी बुक से। 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ बुक से पूछा जाता है। 16 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। 8 प्रश्न होता है, आपको 16 प्रश्न दिया जाएगा टोटल बुक से, जिसमें आपको 8 प्रश्न बनाना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। तो आपका 8 प्रश्न बनाया था 16 अंक, तो 16 अंक आपको मिल गया सब्जेक्टिव प्रश्न से जी, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न से 45 अंक। टोटल आपका हो गया जी कितना, तो 6 5 11 के एक हाथ में बच गया आपका 1 4 और 1 5 1 6, मतलब आपका टोटल 61 अंक का आपका बुक से प्रश्न पूछा जाता है जी। कितना अंक का जी? 61 अंक का आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जी, सिर्फ बुक से। ठीक है। और प्रत्येक चैप्टर से आपका 5 अंक मिलेगा जी। ठीक है। 3 ठो ऑब्जेक्टिव, 2 ठो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न जी, सॉरी जी 1 ठो सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका 2 अंक का होगा जी। आपका 45 ठो पूछा जाएगा बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जी, और 16 अंक आपका होगा सब्जेक्टिव जी। ठीक है। टोटल मतलब 61 अंक आप ला सकते हैं अगर आप बुक को अगर आप अच्छे तरीक़ा से बेहतर ढंग से अगर आप पढ़ लेते हैं तब जी। आपको 100% में आपको बुक को हर एक प्रश्न 100% आप प्रश्न को उत्तर लिख पाइएगा जी। तो आज की क्लास में हम सेकंड नंबर चैप्टर को समझने वाले हैं। सारे स्टार पॉइंट है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है जी। साथ में फिर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी कराने वाले हैं। ठीक है। आपको अगला क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। इस चैप्टर को मैं आपको सारे पॉइंट जो स्टार पॉइंट है आपको 100% में समझाने का प्रयास करूँगा। आप 100% समझने का प्रयास कीजिएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है जी? तो पाटलिपुत्र में आपका है जी। ठीक है। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में है। ठीक है जी। पहले जो आपका पटना शहर आप कहते हैं, पहले आपका पटना एक गांव था, जिसलिए उस समय उसका नाम क्या था जी? पाटलिपुत्र। और गांव था तो उसका नाम क्या था जी? ग्राम। ठीक है। अभी कहा जाता पटना शहर, क्योंकि अब पटना शहर बन चुका है, इसलिए पटना शहर हो गया जी। उस समय गांव था जी, तो उस समय पटना को कहा जाता था पाटलिपुत्र ग्राम। ठीक है जी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ है जी? पाटलिपुत्र में। आगे समझिएगा। पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। पूछा जाएगा कि राजधानी नगर किसे कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को। किसको जी? पाटलिपुत्र को। आगे समझिएगा। पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जी। जो पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र है, ठीक है जी, जो राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में क्या करता है? लोगों का ध्यान
आकर्षित करता है। आगे समझिएगा, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फहान हुएन सांग इतसिंह प्रभृतय ने अपनी आत्मकथा में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो आपसे प्रश्न पूछाएगा, किसने अपनी कथा में, या इस तरह से पूछाएगा, निम्नलिखित में से अपनी आत्मकथा में पाटलिपुत्र का वर्णन किसने किया है। निम्नलिखित में से अपनी आत्मकथा में पाटलिपुत्र का वर्णन किसने किया है। तो मेगास्थनीज, फहान, ये सभी ने क्या है जी, पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी आत्मकथा में जी। आगे समझिएगा जी, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, आपको हम बताते चल रहे हैं कि आपको कैसे प्रश्न पूछा जाएगा जी। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। तो पटना शहर का, ठीक है जी। कूटनीतम के लेखक कौन है जी। तो दामोदर गुप्त। कौन है जी, पूछाएगा कूटनीतम के लेखक कौन है। तो दामोदर गुप्त, ठीक है जी। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है जी। तो राजशेखर, ठीक है जी। ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है जी। तो राजशेखर। आगे समझिएगा जी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो आपसे प्रश्न पूछाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो अति उत्कृष्ट थी। कैसा था जी, अति उत्कृष्ट थी। या आप इस तरह से आपसे प्रश्न पूछाएगा कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो किसके समय में जी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। किसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जी, ठीक है। मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र समृद्ध था। क्या था जी, समृद्ध था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र कैसा था। तो समृद्ध था, ठीक है जी। तो ये सारे स्टार पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा आपको हम 100% बताएं जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब हम आगे क्या स्टार पॉइंट को लिखते हैं और आगे को हम हर एक स्टार पॉइंट को आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ये सारे स्टार पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता। मैं 100% कह सकता हूँ जी आपका पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से जी। तो हम आगे का स्टार पॉइंट को लिखते हैं और आपको 100% समझाने का मैं प्रयास करता हूँ जी। मेरे सुकून अब आगे का स्टार पॉइंट को समझिएगा जी। बिल्कुल आपको 100% मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक में जितना भी स्टार पॉइंट लिखा हूँ इस चैप्टर में सारे स्टार पॉइंट को आपको समझा दूँ और किस तरह से स्टार पॉइंट से आपका प्रश्न पूछाएगा, सारे प्रश्नों को मैं पूछने का तरीका क्या है, सारे प्रश्न को आपको मैं समझा दूँ जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से तरीका से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अशोक के समय पाटलिपुत्र प्रिय दर्शनीय था जी। आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा जी, ध्यान से समझिएगा जी। पूछा जाएगा प्रश्न कि अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था। तो प्रिय दर्शनीय। या इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा किसके समय में पाटलिपुत्र प्रिय दर्शनीय था। तो अशोक के समय में। आगे समझिएगा जी, गुप्त वंश के शासक काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अब प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा जी, इस तरह से पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के शासक काल में क्या मनाया जाता था, बताइए। तो कौमुदी महोत्सव, ठीक है जी। आगे समझिएगा, प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पुर और कुसुमपुर कहा जाता था, ठीक है जी। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि
प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को क्या क्या कहा जाता था? तो पुष्पुर और कुसुमपुर। ठीक है जी, आगे समझिएगा। मध्यकाल में पटना को पटनेती भी कहा गया है। ठीक है जी, आपसे प्रश्न पूछाएगा कि मध्यकाल में पटना को क्या कहा गया है? तो पटनेती। ठीक है जी, आगे समझिएगा। नगर की पालिका देवी पटन देवी थी। बिल्कुल ध्यान से पूछा गया, आपसे प्रश्न पूछेगा आपसे जी, नगर की पालिका देवी क्या थी? तो पटन देवी थी। आगे समझिएगा। पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है जी? तो गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है जी का जन्म हुआ था। ठीक है जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे समझिएगा जी। पटना के उत्तरी दिशा में गंगा नदी बहती है। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तरी दिशा में। ठीक है, आगे समझिएगा। गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल है। ठीक है जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु पुल। ठीक है जी, यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है और घुमा के भी पूछ सकता है जी। ठीक है जी, कि और किस तरह से प्रश्न पूछेगा आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे चैप्टर को, तो आपको बताएंगे जी। ठीक है, अगर समय बचा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बारीकी ढंग से करा दूंगा। ठीक है, आगे समझिएगा। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। आपसे प्रश्न पूछाएगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना। किसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है? तो पटना का। घुरा के प्रश्न में पूछ सकता है। इसी तरह से यहाँ भी आपको प्रश्न पूछेगा जी। यहाँ पर आपको बताएं कि गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल का नाम क्या है जी? तो पुल गांधी सेतु पुल। ठीक है जी, यह आपसे पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल किसके ऊपर है? तो गंगा के ऊपर। ठीक है जी, आगे समझिएगा। सरस्वती का कुल गृहम पाटलिपुत्र था। ठीक है जी, सरस्वती का कुल गृहम पाटलिपुत्र था जी। ठीक है जी, आपसे प्रश्न पूछेगा कि सरस्वती का कुल गृहम कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था जी। कहाँ था जी? पाटलिपुत्र में। सरस्वती का कुल गृहम पाटलिपुत्र था। ठीक है जी, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सरस्वती का कुल गृहम कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। ठीक है जी, ये आपसे प्रश्न पूछा सरस्वती का पाटलिपुत्र क्या था जी? तो कुल गृहम। ठीक है जी, समझ में आ गया 100%। ठीक है जी, तो सारे स्टार पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, अब आपका 4 से 5 पॉइंट और बचा है, उसको समझ लीजिए। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। आपसे एक भी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा जी। तो बिल्कुल सीधा तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा जी, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मेरे सुकून अब आगे के पॉइंट को समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका 4 से 5 स्टार पॉइंट और बचा हुआ है, उसको समझ लीजिएगा। आपका ये अध्याय चैप्टर समाप्त हो गया जी, पाटलिपुत्र वैभवम जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बुद्ध के समय में इसे पाटलिग्राम कहा जाता था। बिल्कुल ध्यान से। पाटलिपुत्र बार बार कौन आए थे जी? तो भगवान बुद्ध। ठीक है जी, बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था? तो पाटलिग्राम। ठीक है जी, आपको हम शुरुआत में ही आपको बताए थे जी। ठीक है जी, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था जी? तो पाटलिग्राम। ठीक है जी, पाटलिग्राम। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। पाटलिपुत्र बार बार कौन आए थे जी? तो भगवान बुद्ध। आगे समझिएगा। बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में कहा, पटना भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे जल और अग्नि से हमेशा खतरा रहेगा। तो ऐसा
किसने कहा था जी? तो भगवान बुद्ध ने। ठीक है जी, आगे समझिएगा। पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि पाटलीग्राम को क्या कहा गया है? तो पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया है। तो ये सारे स्टार पॉइंट थे जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता था जी। आपको सारे स्टार पॉइंट को समझा दिए और किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा वे भी आपको हम बता दिए जी। तो ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त जी। ये चैप्टर से आपका 3 अंक आपका आज की क्लास में कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, जब मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा तो 2 अंक कंप्लीट होगा जी। अभी आपका मात्र 3 अंक कंप्लीट हो गया जी। तो इस चैप्टर से आपको 3 अंक तो 100% मिलेगा जी। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी मैं आपको क्लास दे सकता हूँ अगर समय मिले तब, नहीं तो आप इसको आपको समझा दिए, आप समझ चुके होंगे जी। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न को तो हम 100% क्लास लेकर आएंगे जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है, आपका संस्कृत बहुत जल्द मैं समाप्त करने का कोशिश करूँगा जी। आपका मैं सिलेबस पर 50% भी ध्यान नहीं दे रहा, अब हमें 100% ध्यान देना होगा तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा जी, नहीं तो सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए हमें जी जान से अब लगना होगा जी, बिल्कुल 100% झुकना होगा जी। तो अगर इस चैप्टर से में अगर आपको 100% समझ में आया होगा तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी।